डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन एजुकेशन। और आज की लेक्चर में हम डील करेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारे चैप्टर का है, जो कि हमारे कार्बनिक रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो पिछले एक अध्याय में हमने इस चैप्टर के परिचय के बारे में और हमने वर्गीकरण किस बेसिस पर किया, ये हमने अपने पहले 2 अध्याय में जाना। हमने कुछ नाम पद्धति के बारे में भी जाना, जो कि हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ नियम होते हैं जिनको हमको फॉलो करके हमको आईयूपीएससी के हिसाब से किसी भी कंपाउंड की नाम पद्धति करनी पड़ती है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नाम पद्धति को और विस्तार में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण हम करेंगे ताकि हमको क्लियर हो कि किसी भी विलय का नाम हम कैसे देंगे, उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि सी बंध एक्स आबंध की प्रकृति कैसे होती है। आपने देखा कि कोई भी कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ मिलके हेलो एल्केन बनाता है। तो वो हेलो एल्केन जो बनता है, उसमें हेलो एल्केन के बीच में जो बॉन्ड है, जो आबंध है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। प्रकृति और नेचर में हम जानेंगे कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, उसका तापमान कैसा होता है, उसकी लंबाई कैसी होती है, या फिर उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जितनी जरूरत पड़ती है। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नाम पद्धति से। नाम पद्धति के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे आज कि हम नाम पद्धति कैसे करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि हैलोजन किसी भी कार्बन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाता है, उसको आपने हेलो एल्केन बोला। मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी कि R और X, यहां पर ये जो R है, ये R आपका कहलाता है एल्काइल समूह। इसको आप क्या कहोगे? एल्काइल समूह। और ये जो X होता है आपका, ये X होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और लिखने का तरीका RX, लेकिन पढ़ने का तरीका कैसा? जब हम इसका नामकरण करेंगे तो हम पहले X को बोलते हैं, बाद में हम R वाली चेन के कार्बन की संख्या को गिन के ही उसका नामकरण करते हैं। लेकिन बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आई है वो क्या है कि यदि आपके पास समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर स्थित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमें कहा गया है कि हमको हैलोजन लगाना है। X होता है आपका हैलोजन ग्रुप। अगर ये X आपका एक ही कार्बन पे मौजूद है, यहां पर बात क्या हुई है कि ये आपके कार्बन हो गए और आपके पास में इन दोनों कार्बन में 2 हैलोजन ग्रुप लगे हैं। वो 2 हैलोजन ग्रुप में कोई भी ले सकती हूँ, 2 फ्लोरीन भी ले सकती हूँ, 2 क्लोरीन भी ले सकती हूँ, 2 ब्रोमीन भी ले सकती हूँ, और या फिर मैं 2 आयोडीन भी ले सकती हूँ। तो मैंने लिया कि मैं 2 क्लोरीन लेके चल रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर लगा है और ये क्लोरीन यहाँ लगा है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये क्लोरीन आपका यहाँ और ये क्लोरीन आपका यहाँ। तो आप देख सकते हो कि दोनों हैलोजन ग्रुप आपके पहले वाले कार्बन पर ही लगे हैं, एक ही कार्बन पे लगे हैं। तो अगर मैं इसका नामकरण करती हूं आईयूपीएसी के हिसाब से, तो बच्चों आईयूपीएसी के हिसाब से अगर मुझे इसका नामकरण करना है तो इस विलय का नामकरण होगा 1,1-डाइक्लोरोइथेन। क्या नाम होगा? 1,1-डाइक्लोरोइथेन। देखिएगा दोबारा से यहां पर कार्बन की संख्या है 1 और 2। आप देख सकते हो कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन मेरे पास में है 2। तो बच्चों 2 कार्बन है, इसका मतलब डाइक्लोरो होगा, क्योंकि 2 कार्बन है। वो दोनों कार्बन पहले वाले कार्बन पर ही स्थित हैं। दोनों क्लोरीन के ग्रुप आपके पहले वाले कार्बन पर ही स्थित हैं। साथ में कार्बन की संख्या है 2, तो हम 2 कार्बन को कहते हैं इथेन। और इथेन क्यों बोला? क्योंकि सबके बीच में जो यहाँ पर बंध है वो एकक बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे इसका आईयूपीएसी के हिसाब से नाम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 1,1
डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्यों डाइक्लोरो बोला? क्योंकि 2 क्लोरीन है। और 1,1 क्यों बोला? क्योंकि वो 1 वाली पोजीशन पे ही है। और इथेन क्यों बोला? इथेन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है। अब बच्चों ये जो मैंने इसका नामकरण किया, ये मैंने IUPAC पद्धति के हिसाब से किया। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम किसी विलय का नामकरण करते हैं तो वहां पर पद्धति एक तो IUPAC चलती है, एक सामान्य चलती है। तो सामान्य को हम कॉमन नेम भी कहते हैं। सामान्य को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम। तो यहां पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी कार्बनिल कंपाउंड को, कार्बनिक रसायन को लिखने के लिए आपके पास में 2 नियम है। या तो आप उसको IUPAC के हिसाब से लिखो या फिर आप उसको सामान्य नाम लिखो। सामान्य नाम हमको याद करने पड़ते हैं और IUPAC का निर्माण हम रूल्स के हिसाब से करते हैं। अब अगर मुझे इस कंपाउंड का सामान्य नाम देना है, जो कि मैंने बोला कॉमन नाम, तो बच्चों अगर मैं इसका कॉमन नाम दूंगी तो इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा इथिलिडिन। क्या होगा? इथिलिडिन। तो हम इसका नाम देंगे कॉमन एथिलिडिन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? एथिलिडिन। इसका कॉमन नाम हो गया। और 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसका क्या नाम हो गया? इसको आप क्लोरो एथिलिडिन भी बोल सकते हो। और 1,1 डाइक्लोरो इथेन इसका IUPAC के हिसाब से नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें नियम में क्या कहा गया है? यहाँ नियम ये कह रहा है कि आपका अगर हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद है, इस उदाहरण में आप देख सकते हो कि मैंने दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगाया है। डाई हेलोजन मतलब 2 हेलोजन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं। तो बच्चों अगर दोनों कार्बन आपके एक ही पर हैं तो उसको आप बोलते हो जैम डाई हैलाइड। और हम इसको पोजीशन को, इसको हम जेमिनल भी कहते हैं। अगर एक ही कार्बन के ऊपर आपके दोनों ग्रुप मौजूद हैं, पहले वाले कार्बन पे डाई हेलोजन ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे डाई हेलोजन ग्रुप। अगर ये डाई हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, या फिर हम इसको ये कहेंगे जैम डाई हैलाइड। तो इसके 2 नाम हो गए। एक हम इसको कहेंगे जैम डाई हैलाइड, या फिर हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। क्लियर बच्चों? कब पोजीशन को जैम कहा जाएगा? अगर पहले वाले कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप, डाई हेलो ग्रुप एक साथ उपस्थित है, एक साथ वहां पर प्रेजेंट है, तो आप उसको बोलोगे कि वो पोजीशन हो गई आपकी या तो जैम डाई हैलाइड या फिर आप उसको बोलोगे जेमिनल डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलो ग्रुप, जेमिनल पोजीशन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो तो उन्हें आप जैम नहीं कहेंगे, उन्हें हम विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विसिनल। ठीक है। अभी मैंने आपको एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप लगा के बताए। अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर 2 कार्बन लिए। अब ये दोनों कार्बन पे आपके जो हेलोजन ग्रुप है ना, वो अलग अलग पे लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे नहीं है। दोनों कार्बन निकटवर्ती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन मैंने यहाँ पर लिया, इसके ऊपर X लगाया, और एक कार्बन मैंने इसके ऊपर X लगाया। ये पोजीशन आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि हमें कार्बन कैसा लेना है? हमें दोनों कार्बन निकटवर्ती लेने हैं, मतलब दोनों कार्बन एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन को नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन हमें क्या कही गई है कि कार्बन हमारे कैसे हो? कार्बन हमारे निकटवर्ती हो। दोनों कार्बन पास पास में हैं। आपने यहाँ पर दोनों हेलोजन ग्रुप लगा दिए। ये क्या है आपके? ये आपके डाई हेलोजन है। ठीक है। अब बच्चों दोनों हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो आप इनको अब जैम नहीं कहोगे, आप इनको क्या कहोगे? ये हो गए विसिनल डाई हैलाइड।
या फिर आप इनको विसिनल हैलाइड भी कह सकते हो, क्योंकि डाई हैलाइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप को यूज में लिया है। क्लियर है? तो 2 पोजीशंस हो गई, एक हो गई जेमिनल, एक हो गई विसिनल। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम 2 पोजीशंस की बात कब करेंगे, एक हो गया आपका जेमिनल और एक हो गया आपका विसिनल। तो जेमिनल का मतलब ये है कि एक ही कार्बन के ऊपर X लगा हुआ, और विसिनल का मतलब 2 कार्बन निकटवर्ती हो और निकटवर्ती कार्बन के ऊपर X और X लगा हुआ। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर जो मैंने कंपाउंड लिखा, मुझे इसका नामकरण भी करना पड़ेगा, तो IUPAC और सामान्य नाम के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। तो यहां हमने उदाहरण लिया ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर X लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर X की जगह पे क्लोरीन लगा रही हूं। आप यहाँ पर कोई भी हैलोजन का यूज कर सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आयोडीन भी लगा सकते हो। अब बच्चों, इसको मुझे 2 रूप से नामकरण करना है, एक तो आपका IUPAC और दूसरा इसका सामान्य नामकरण। ठीक है, तो 2 प्रकार से हम इसका नामकरण करेंगे। पहले हम IUPAC की बात करेंगे, फिर हम सामान्य नामकरण की बात करेंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं इस विलय को IUPAC के नियम के हिसाब से नाम देती हूं, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब आप सबको पता है कि 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, लेकिन 1 और 2 दोनों पोजीशंस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, या फिर आप इसको कभी कभी एथिन भी लिखते हो। तो इथेन और एथिन दोनों ही इसके सही नाम है। तो बच्चों, इस कंपाउंड की IUPAC क्या हुई, इस कंपाउंड की IUPAC हुई 1,2 डाइक्लोरो। क्यों डाइक्लोरो? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में 2 क्लोरीन उपस्थित है, तो 1,1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन थे, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम मैंने दिया इथेन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर? चलिए, अब ये हमें पता है कि इसका जो सामान्य रूप से अगर आप नाम देते हो तो ये पोजीशन विनाइल है, तो इसको आप विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हो। विसिनल डाइहैलाइड, ये इसका नाम है। विसिनल पोजीशन क्यों बोली हमने? क्योंकि यहाँ पर 2 हैलोजन ग्रुप 2 समीपवर्ती या फिर निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हैं। अब बात आती है इसका सामान्य नाम देने की। क्योंकि हमें इसका सामान्य नाम देना है, तो सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ता है, IUPAC के हिसाब से ये नाम नहीं चलता। तो बच्चों, इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा आपका क्लोरोइथेन। क्या नाम होगा? क्लोरोइथेन, या फिर आप इसको डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते हो और डाइक्लोरोएथिन भी कह सकते हो। जब मैंने आपको पहला जैम वाला बताया था, तो वहां पर हमने इसका नाम लिखा था क्लोरोएथिलिडिन, लेकिन यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरोएथिन। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ? डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो हैं, और आप इसको बोलोगे एथिन। जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो वहां पर हमको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती, वहां पर 1,1 1,2 हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। तो पूरा नामकरण 2 पद्धतियों के ऊपर आधारित है, एक हो गई IUPAC की पद्धति और दूसरी हो गई आपकी सामान्य पद्धति। तो उसी के हिसाब से हमारे पास कुछ उदाहरण और हैं जिन्हें हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम किसी भी वलय का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ जिनके हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है और हमें उनका क्या लिखना है, हमें उनका सामान्य नाम और हमें उनके IUPAC नेम की चर्चा करनी है। तो IUPAC नेम, तो हमने जैसे रूल्स पढ़े उन नियमों के हिसाब से हम इनकी नाम पद्धति करेंगे, और कॉमन नेम जो है, जो सामान्य नाम हमारे हैं, वो नाम हमें यहाँ पर ध्यान रखने होंगे उसके प्रारूप के हिसाब से। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ कंपाउंड्स के साथ जो आपको इस टेबल में गिवन है। तो देखिए, आपका फर्स्ट कंपाउंड क्या है यहाँ पर बच्चों। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वो है CH3CH2CHClCH3। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पर इस चेन को
नाम देना शुरू करूंगी, नंबरिंग देना शुरू करूंगी, तो नंबरिंग हम देते हैं यहां से। तो ये हुआ आपका पहला कार्बन, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, और ये हो गया आपका चौथा कार्बन। अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपका जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उस पे आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो जब मैं IUPAC पद्धति के हिसाब से इसका नाम लिखूंगी तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा, 2-क्लोरो ब्यूटेन। ओके, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हुआ 2-क्लोरो ब्यूटेन। अब अगर मुझे इसके सामान्य नाम की बात करनी है तो सामान्य नाम में हम क्या करते हैं, जो ब्यूटेन होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो हम इसको ब्यूटाइल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो हम उसको क्लोराइड लिखेंगे, और ये जो क्लोरीन अटैच है वो हमारा सेकेंडरी पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ, इसका सामान्य नाम हुआ बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर। तो अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो इसका नाम हुआ 2-क्लोरोब्यूटेन, और अगर मैं सामान्य नाम की चर्चा करूंगी तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर CH3 ब्रैकेट में 3 लिखे हुए हैं और वो C के आसपास है। ओके, और एक आपका गिवन है CH2Br। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो इसका स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, CCH2Br। ओके, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि CH3 3 ब्रैकेट में गिवन है तो हमें 3 CH3 को इस तरीके से लगाना होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की यहाँ पर अगर मैं चयन करती हूं तो मुझे इस कार्बन को 1 नेम देना पड़ेगा, इसको 2 और इसको 3। क्लियर। अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हो ये 1 पे आपका ब्रोमो ग्रुप अटैच है और 2 पे आपके 2 मिथाइल है। तो मुझे इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं IUPAC के हिसाब से चलूं तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पे क्या है, 1 पे आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। सेकेंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच हैं, तो 1 ब्रोमो के बाद हम इसको लिखेंगे 2,2 डायमिथाइल। ओके, और क्योंकि ये 3 कार्बन की श्रृंखला है तो मुझे इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, मेथ 8 प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 पे आ गया आपका ब्रोमो, 2 पे हो गए आपके डायमिथाइल, और क्योंकि ये कार्बन के 3 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होगा मेथ 8 प्रोप, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। क्लियर। चलिए अब इसके सामान्य नाम की बात करते हैं। अगर मुझे इसका सामान्य नाम यहाँ पर देना है तो सामान्य नाम आप जानते हो कि सामान्य नाम को देने के लिए हमें पहले कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, टोटल आपके पास में 5 कार्बन है, और ये जिस फॉर्म में अटैच है हम इसको बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो नियो स्ट्रक्चर है। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा नियो। ओके, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका नियो। नियो के बाद कार्बन यहाँ पर 5 है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। तो अब हम इसको क्लोराइड न लिख के क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ब्रोमाइड। तो इसको क्या लिखना होगा, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हुआ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ओके, चलिए अब अगला है आपका CH3 CBr। ओके, तो इसका मतलब हुआ CBr का मतलब हुआ कि इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप कितने अटैच है, 3 CH3 ग्रुप अटैच है। तो 3 CH3 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर। 3 CH3 को हमने ऐसे लिखा। अब आप लोग जानते हो कि इस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लियर। तो टर्शरी का हमें काम तब पड़ेगा जब हम इसके सामान्य नाम की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी IUPAC के बारे में जानना है। तो IUPAC के लिए हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है कार्बन एटम्स की। तो ये हुआ हमारा कार्बन नंबर 1, ये हुआ कार्बन नंबर 2, और आप देखोगे कि 1 पे आपके 2 डायमिथाइल ग्रुप अटैच है,
ओके और 1 वाली ही पोजीशन पे आपका क्या है, ब्रोमो वाला ग्रुप भी अटैच है। तो हमको इसको क्या लिखना होगा, हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में 3 कार्बन एटम्स की चेन भी आ सकती है। तो हम इसको 1 2 ना लिखकर हम कार्बन की चेन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो। तो हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन को ऐसे सेलेक्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, 1 2 3 यहां से लेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन और ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। तो देखिए 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मिथाइल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम दोबारा क्या कहेंगे, हम उसको प्रोपेन कहेंगे। तो ये हुआ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मेथ 8 प्रोप, ये हो गया आपका प्रोपेन। ओके अब बात करते हैं इसके सामान्य नाम की, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टर्शरी है और टर्शरी के अलावा आप देख सकते हो 1 2 3 4 कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन आपके पास में यहाँ पर है। 4 कार्बन को हम मेथ 8 प्रोप ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है। चलिए ये हुए आपके 3 नेम्स जिनके प्रारूप का हमने सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम की चर्चा की। आगे हमारे पास में और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको देखते हैं। चलिए तो अगला हमारे पास में प्रारूप यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए ये है हमारा 4th प्रारूप, दिस इज 5th, तो 4th की चर्चा करते हैं पहले। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अभी तक हमने सारे सिंगल बॉन्ड देखे, अब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे। नेमिंग हमें वही देनी है, लेकिन जब हम मिथेन इथेन प्रोपेन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के केस में, तो वहां पर हमको डबल बॉन्ड को ईन से रिप्रेजेंट करना है। ओके तो देखिए जब मैं इसकी नेमिंग लिखूंगी तो ये हुआ मेरा पहला कार्बन, ये हुआ मेरा दूसरा कार्बन, ठीक है। अब बच्चों पहले इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आप जानते हो कि यहाँ पर 2 कार्बन है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 कार्बन को हम एथ बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन बोलेंगे, और 1 पर क्लोरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरोएथीन या फिर क्लोरोएथीन। तो इसका नाम क्या हुआ, 1 पे क्लोरो ग्रुप और आपका एथिन। और अगर मुझे इसका सामान्य नाम लिखना है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, क्लियर। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड इसका सामान्य नाम, और 1 क्लोरोएथीन हो गया इसका कौन सा नाम, इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर। चलिए अगला उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब हमें पता है कि जब हम इस प्रारूप की नंबरिंग करेंगे तो हमेशा हमें ब्रोमीन को अब नहीं देखना है, हमें पहले डबल बॉन्ड को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है। तो अगर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। अब अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की चर्चा करूं तो आप देखोगे 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको 3 ब्रोमो। ओके और कितने यहाँ पर कार्बन है, मेथ 8 प्रोप, तो 3 कार्बन को मुझे लिखना पड़ेगा प्रोपीन, तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो प्रोपीन। और 1 पे डबल बॉन्ड है तो हम उसको सिंपली प्रोपीन भी लिख सकते हैं और प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें हमारी यहाँ पर सही है। तो इसका नाम होगा 3 पे ब्रोमो, क्योंकि 3 कार्बन है तो मेथ 8 प्रोप, तो ये हुआ प्रोपीन। ओके अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो हम इस स्ट्रक्चर को विनाइल न कह के अब क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे अलाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसको, अलाइल ब्रोमाइड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा अलाइल ब्रोमाइड। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ और प्रारूप भी यहाँ पर दिए हुए, उन प्रारूप की हम चर्चा करते हैं। यहां पर अब कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपको नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर रिंग वाला कंपाउंड है और उसपे आपका Cl और CH3 लगा हुआ है। तो देखो जब हम इसकी नंबरिंग देंगे तो हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे, वन 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, अब जब मैं इसको नाम लिखूंगी IUPAC में तो आप देख सकते हो कि 1 पे क्या है, 1 पे आपका क्लोरो है और 2 पे क्या है, मेथिल है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल और नाम हुआ बेंजीन। तो इसका नाम क्या हुआ, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। और जब हम इसके सामान्य नाम की चर्चा करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको टोल्यूइन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ क्लोरो टोल्यूइन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो टोल्यूइन जो है वो इसका नाम होगा। क्लियर। अब अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा CH2Cl, ठीक है, मेथिल ग्रुप है ना। अगर हम CH4 लिखते हैं तो मिथेन लिखते हैं उसको। ठीक है, CH3 जब हमने कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरा की तो बेसिकली हम उसको मिथेन कहते हैं। अगर हम जैसे जैसे ग्रुप हटाते जाते हैं तो हमारा वो एल्किल ग्रुप जो है वो बनता जाता है। तो अगर आपका रिंग के ऊपर CH2Cl है तो हम जब इसके सामान्य नाम की चर्चा करेंगे तो उसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। लेकिन अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नेमिंग में हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन मिथेन। क्या लिखेंगे इसको हम, क्लोरो बेंजीन मिथेन। ओके, एक और चीज है, आप पहले वाले स्ट्रक्चर में देखोगे कि जो Cl और CH3 जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं तो बच्चों वो जो हमारी पोजीशंस होती हैं उनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो इसका जो नेमिंग है उसको हम करेक्ट करके लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, क्योंकि 3 पोजीशंस को हमको मेंशन करना पड़ता है, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर। तो ये हुआ आपका बेंजाइल क्लोराइड और ये हुआ आपका क्लोरो बेंजीन मिथेन। ये हुआ आपका बेंजाइल क्लोराइड और इसको हम लिखेंगे क्लोरोफिनाइल मिथेन। ओके, क्योंकि ये जो आपकी रिंग है ये फिनाइल रिंग है तो क्लोरो फिनाइल और CH2 ग्रुप है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, इसको यहाँ पर हमने मिथेन लिखा। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। तो देखिए अगला कंपाउंड क्या है, अगला कंपाउंड है आपका CH2Cl2। ठीक है, अब CH2Cl2 को अगर मैं सामान्य नाम में बात करूंगी तो मैं इसको बोलूंगी मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलूंगी, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर मुझे CH2Cl2 को लिखना है तो CH2 और Cl2 को मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाइज। तो आप देखोगे कि 2 क्लोरीन ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। मिथेन क्यों लिखा, क्योंकि एक कार्बन है और 2 क्लोरीन ग्रुप है, इसलिए हमने इसको लिखा डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर। CHCl3 3 क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे हम ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन का आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है कि ट्राइक्लोरोमीथेन को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं इसको हम, क्लोरोफॉर्म। ओके, अगला CHBr3। अब 3 Br है तो 3 Br मतलब ट्राई हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइब्रोमोमीथेन। ट्राइब्रोमोमीथेन और ट्राइब्रोमोमीथेन जो होगा, अब ये क्लोरोफॉर्म था तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा। चलिए बच्चों, तो अब कुछ और IUPAC नेम्स की हम बात करते हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर और गिवन है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, CCl4। CCl4 का मतलब कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है। 4 क्लोरीन है, इसका मतलब मुझे इसको लिखना पड़ेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा क्यों लिखा, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, और सामान्य नाम में मैं इसको क्या लिखूंगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये हो गया आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। तो मीथेन हमको IUPAC नेमिंग में लिखना पड़ेगा और सामान्य नाम में हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2F।
आईयूपीएसी नेम के हिसाब से अगर हम इसको नंबरिंग दें तो यहाँ पर 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 फ्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, 1 फ्लोरोप्रोपेन हम इसको बोलेंगे। और अगर हम इसके सामान्य नाम की चर्चा करें तो ये हो गया हमारा एन प्रोपाइल फ्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या हुआ, सामान्य नाम हुआ इसका एन प्रोपाइल फ्लोराइड। क्लियर है। तो ये थे कुछ प्रारूप और उनके सामान्य और आईयूपीएसी नेम। चलिए बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नाम पद्धति के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें C5H15Br अणुसूत्रा वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की संरचनाएं बनानी है। और आईयूपीएसी के हिसाब से हमको ये भी बताना है कि वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो C5H11Br देखते हैं कि हम इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। तो C5H11Br के स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर फॉर्म करने हैं। तो C5H11Br, ठीक है। अब मैं यहाँ पर C5H11Br को किस तरीके से लिखूंगी, क्योंकि कार्बन मेरे यहाँ पर 5 हैं, तो मैंने 5 कार्बन को लिखा और मैंने ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा कार्बन को लिखा, लेकिन मैंने ब्रोमीन को सेकेंड पोजीशन पे लगाया। फिर मैंने थर्ड टाइम वापस 5 कार्बन को लिखा और मैंने ब्रोमीन को थर्ड प्लेस पे लगाया। अभी जब मैंने काउंट किया तो मैंने इस कार्बन की चेन को राइट टू लेफ्ट काउंट किया। अब मैं अगर आगे से काउंट करती हूँ और ब्रोमीन को लगाती हूँ तो उसको सिर्फ 1 2 3 पोजीशन मिलेगी, उससे ज्यादा हम इसको पोजीशन नहीं दे पाएंगे। अब हम कार्बन की वैलेंसीज को पूरा कर लेते हैं। ओके, ये हमारी हो गई कार्बन की 4 वैलेंसीज फुलफिल। क्लियर। तो अब जो मैंने यहाँ पर इसकी 3 आइसोमर्स बनाए हैं, इनको मुझे नेमिंग करना पड़ेगा। तो ये होगा मेरा 1 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन और ये हो गया मेरा 3 ब्रोमोपेंटेन। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, पेंटेन के बाद जो हम अगले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं वो बना सकते हैं हम 5 कार्बन से एक कम कार्बन को लेंगे। तो एक कम कार्बन 4th पोजीशन वाले 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, ठीक है। तो अब हम शिफ्टिंग करके दूसरे स्ट्रक्चर्स इसके फॉर्म करेंगे। तो हमने लिखा 1 ब्रोमोपेंटेन, तो हम क्या लिख सकते हैं अब 2 ब्रोमो 2 ब्यूटाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ब्रोमो 3 ब्यूटाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। हमने क्या करना है, अब जैसे जैसे हमने एक एक सी को हटाया है, एक बार CH3 के ग्रुप को हम सेकेंड पोजीशन पे लगाएंगे, एक बार थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रक्चर में 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हम ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हमने 4 कार्बन से किया, पहले हमने पेंटेन के स्ट्रक्चर्स लिए थे, तो ये हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर हम इसका फॉर्म कर सकते हैं 1 ब्रोमो 2 2 डायमिथाइल और एक और कार्बन को हम कम करेंगे तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहेंगे, तो वो स्ट्रक्चर भी हम इसका फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए अब आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। हमने कार्बन को कर दिया 4, है ना, यहाँ पर हमारे 5 कार्बन थे, 2 पे हम ब्रोमो को ले गए, 2 पे हमने ब्रोमो को ले लिया और 3 वाले कार्बन पे हम
मिथाइल को ले गए अगर हमने नंबरिंग ऐसे दी। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन करेंगे तो ब्रोमो 1 पे आ जाएगा और मिथाइल 3 पे आ जाएगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल करेंगे तो 1 पे ब्रोमो आ जाएगा, 2 पे मिथाइल आ जाएगा। हम सिर्फ ब्रोमीन और मिथाइल की पोजीशंस को चेंज कर पा रहे हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे ही ब्रोमो और 2 पे ही हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। तो ये हमारे पास में टोटल इसके 8 आइसोमर्स हमने यहाँ पर C5H11Br के यहाँ पर हमने फॉर्म किए। तो यहाँ पर जो हमने 2 ब्रोमो 3 मिथाइल स्ट्रक्चर बनाया, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री वाला। जहां पर हम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बनाया वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा 3 डिग्री वाला, ठीक है। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, 1 डिग्री कार्बन वाले बनेंगे। क्लियर? तो C5H11Br के स्ट्रक्चर्स हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि 5 कार्बन है तो हमें पेंटेन लेना है, उसके बाद हमें एक एक कार्बन को कम करके उसको मिथाइल के रूप में हमें कार्बन की चेन में उसको जोड़ते हुए चले जाना है। क्लियर? चलिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है CX आबंध की प्रकृति। अब बच्चों आपको पता है कि CX आबंध बहुत बार मैं बात कर चुकी हूँ। C मतलब कार्बन की श्रृंखला, X मतलब हेलोजन। हमें जानना है कि इस CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जब CX का आबंध बनता है तो ये आपका विद्युत ऊर्जात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये आबंध बना तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बॉन्ड को बनाने के लिए भी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी। तो ये जो आपका जो CX वाला आबंध है ना, ये आपका कैसा है, विद्युत ऊर्जात्मक। कैसा है ये आपका आबंध, विद्युत ऊर्जात्मक है। C और X के बीच में जो आबंध बनता है, तो इस C और X के आबंध के बनने की वजह से जो C है उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है जिसको हम धनात्मक कहते हैं, और X जो है वो देने वाला होता है तो उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। तो बच्चों जब भी हम CX बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये लेने वाला है और इसका मतलब है ये देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स लिखी, एक मैंने कहा ऋणात्मक और दूसरा मैंने कहा धनात्मक। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई, ऋणात्मक और धनात्मक। तो C और X का जो आबंध बना है वो विद्युत ऊर्जात्मक है। आप देखा आपने, विद्युत ऊर्जात्मक मतलब ये है कि यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा या जब बॉन्ड टूटेगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो CX बॉन्ड की आवृत्ति है वो कैसी है, वो आपकी बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक वाली स्थिति है। एक यहाँ पर लेने वाला है और एक यहाँ पर देने वाला है। अब मैं आपको बात बताऊं कि C तो आप समझ गए कि कोई भी कार्बन की श्रृंखला होगी, और X भी बच्चों आपको पता चल गया कि हमारे पास में 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बच्चों होता क्या है कि C और X के जो आबंध है उसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो आप जानते हैं कि अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे चलते हैं तो फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने में जो परमाणु का, अणु का जो आकार है, उसका जो साइज है वो छोटा होता जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन और आयोडीन की तो बहुत सिंपल तरीके से आप बता पाओगे कि मैम फ्लोरीन का जो आकार है वो आयोडीन के कंपैरिजन में छोटा है। तो बड़ा कौन है, बड़ा आयोडीन है। तो इसका मतलब कि हम जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आपके अणु होते हैं उनका आकार बढ़ता जाता है। आकार क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस कक्ष में आता है वो कक्ष आपके बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आबंध आपको बताया है CH3 का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी आबंध की लंबाई की। आबंध मतलब होता है बॉन्ड, लंबाई मतलब होता है लेंथ। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बॉन्ड के लेंथ की बात करेंगे। अब जब यहाँ पर
बॉन्ड की लेंथ को नापा जाता है। तो बॉन्ड की लेंथ हमेशा पिकोमीटर में नापते हैं। पिकोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ये रिलेशन होता है पिकोमीटर और मीटर का। पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब आबंद की लंबाई देखो कि फ्लोरीन की है 139, क्लोरीन की है 178, ब्रोमीन की है 193 और आयोडीन की है 214। तो सीधी सी बात है, जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओगे तो क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो बॉन्ड की आबंद बनाने की लंबाई है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हम जब फ्लोरीन से आयोडीन पे आए तो हमारी जो लंबाई है आबंद की वो बढ़ती गई। ठीक है, अब बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आप ये अच्छे से जानते हो कि फ्लोरीन जो होता है वो हमेशा देने वाला होता है। तो अगर मैं इसके आबंद की एंथैल्पी की बात करूंगी, एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को बनाने या तोड़ने के लिए जो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उस ऊर्जा को हम हमेशा किलो जूल पर मोल में नापते हैं। जूल जो है वो ऊर्जा को नापने के लिए आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आप ऊर्जा को नापते हो किलो जूल पर मोल में। तो ऊर्जा यहाँ पर है 452, 351, 293 और 234। तो जब हम ऊपर से नीचे आए तो देखिए बॉन्ड के लिए जो एंथैल्पी थी, जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी वो कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, आबंद बनाता है, उस बॉन्ड के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है कंपैरिजन में आयोडीन के। तो हमें दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन चलते हैं तो अणु का जो आकार होता है वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी जो आबंद बनाने की लंबाई है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर लंबाई बढ़ती है तो उसके लिए आपको जो CX आबंद की ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा C की F के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू C की I के साथ। क्लियर है? तो ये टेबल जो यहाँ पर मैंने बनाई है ये आपकी लंबाई, आबंद, एंथैल्पी और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में है D बाय, तो ये आपकी dB में है, ये आपकी द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में है। तो आपका ये द्विध्रुव आघूर्ण के पैरामीटर आपको गिवन है 1.847 की रेंज में है सारा, लेकिन ये कोई जगह पे बढ़ रहा है और कोई जगह पे आपका कम हो रहा है। तो आपको इन दोनों पैरामीटर्स को अच्छे से ध्यान रखना है, लंबाई और ऊर्जा को। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी C और X के बीच में आबंद बनेगा तो इसके ऊपर जो धनात्मक आएगा वो कार्बन के ऊपर आएगा और ऋणात्मक जो आएगा वो हेलोजन के ऊपर आएगा, और इसी की वजह से इसके ऊपर धनावेश जो होगा एक आपका ऋणात्मक और एक आपका धनात्मक। क्लियर है? तो बच्चों इसको आप बोलते हो आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक, जब C और X के बीच में आबंद बनता है। तो ये था CX आबंद की प्रकृति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, और आज के लेक्चर में हमने अपनी नाम पद्धति को बहुत ही क्लियर वे में पढ़ा और CX आबंद की प्रकृति के बारे में भी जाना। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर हुआ। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी आपकी DPP है, कोई भी आपको डाउट्स है या कोई भी आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, तो आप मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।